आज का हमारा टॉपिक है डाइपोल मोमेंट, ठीक, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है और इसकी क्या एप्लीकेशंस है केमिस्ट्री के अंदर, उसके बारे में हम बात करेंगे कि हमें डाइपोल मोमेंट पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक। नाउ डाइपोल मोमेंट को स्टार्ट करने से पहले वी मस्ट बी नोइंग व्हाट बेसिकली अ डाइपोल इज, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डाइपोल किसको कहते हैं, ठीक है। नाउ डाइपोल नाम से ही पता चलता है, डाई का मतलब दो, ठीक है ना। तो डाइपोल का मतलब होता है दो पोल्स, ठीक। पोल्स हम बोल सकते हैं दो अपोजिट एंड्स को, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है, अगर हम एक मैग्नेट, बार मैग्नेट की बात करें तो बार मैग्नेट के अंदर दो पोल्स होते हैं, ठीक। एक को हम नॉर्थ पोल कहते हैं और दूसरे को साउथ पोल कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिकल डाइपोल्स भी होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल डाइपोल्स हम उन स्पीशीज को कहेंगे, उन सब्सटेंसेस को कहेंगे जिनमें दो इलेक्ट्रिकल पोल्स होंगे। दो इलेक्ट्रिकल पोल्स का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल होगा, विच विल बी सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, ठीक है ना। सो अगर मेरे पास ये एक सब्सटेंस है, इसका एक एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड है और उतनी ही इक्वल एंड अपोजिट नेगेटिव चार्ज इस एंड के ऊपर है, एंड देयर इज अ सेपरेशन ऑफ दीज टू चार्जेस बाय सम डिस्टेंस, उस चीज को हम डाइपोल का नाम देते हैं, ठीक है। सो डाइपोल सिंपली क्या है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, ठीक है ना। बट यहां पे एक चीज का ख्याल रखना है, वो ये कि इन दो चार्जेस, अपोजिट चार्जेस का सेंटर ऑफ मास जो है वो कोइंसाइड नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास शुड नॉट कोइंसाइड, ठीक। मिसाल के तौर पर अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन एटम की बात करें, ठीक। तो आपको पता है हाइड्रोजन एटम जो है, उस हाइड्रोजन एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ठीक, जिसमें एक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और उसकी शेल्स के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। नाउ यू नो इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन की चार्ज इट इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स, ठीक है ना। इनफैक्ट इट इज नेगेटिव, ठीक है। इसी तरीके से प्रोटॉन की भी चार्ज बिल्कुल उतनी ही होती है, दैट इज पॉजिटिव 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स, ठीक है ना। नाउ यहां पे भी दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड है बाय सम डिस्टेंस, ठीक। तो क्या हम इसको भी डाइपोल कहेंगे? नहीं, इसको हम डाइपोल नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं डाइपोल कहेंगे हम यहाँ पे? क्योंकि वी नो कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे, आपको पता होगा कि हाइड्रोजन एटम की कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, ठीक है। और 1s1 का मतलब इसमें जो ये एकलौता इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये s ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, ठीक। और s ऑर्बिटल का आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्फेरिकली सिमेट्रिकल होती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये बेसिकली इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड दिस न्यूक्लियस। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इस इलेक्ट्रॉन का सेंटर ऑफ मास जो होगा वो इस स्फीयर के सेंटर में होगा, दैट इज इन द न्यूक्लियस, ठीक है ना। सो दैट मीन्स इसका सेंटर ऑफ मास और इसका सेंटर ऑफ मास दोनों का क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वी विल नॉट बी कॉलिंग दिस हाइड्रोजन एटम और दिस हाइड्रोजन एटम एज अ डाइपोल। और फॉर दैट सेक हम किसी भी एलिमेंट को जो नॉर्मल एलिमेंटल स्टेट में प्रेजेंट होगा उसको हम डाइपोल कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स और उनके प्रोटॉन्स का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कोइंसाइड कर देता है, ठीक। ऑन द अदर हैंड इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ H2 मॉलिक्यूल बात करें तो H2 मॉलिक्यूल के अंदर हमें पता है कि H2 मॉलिक्यूल कैसे बना है। H2 मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स, ठीक। सो ये बॉन्ड जो इनके दरमियान बना है, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने दिया है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने दिया है। तो वीबीटी में हमने H2 मॉलिक्यूल को अच्छे से डिटेल में स्टडी किया था और वहां पे हमने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट इज समवेयर इन बिटवीन द न्यूक्लियस, ठीक है, सॉरी समवेयर इन बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ दीज टू हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है ना। और हमने बताया वहां पे कि इन इलेक्ट्रॉन पेयर, इस इलेक्ट्रॉन पेयर पे जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस हाइड्रोजन का है उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस हाइड्रोजन एटम का भी है, ठीक। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दिस इलेक्ट्रॉन पेयर शुड बी प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द बॉन्ड, ठीक है ना, जिसके नतीजे में ना ही इस हाइड्रोजन एटम के ऊपर कोई चार्ज डेवलप होगी और ना ही इस हाइड्रोजन एटम के ऊपर कोई चार्ज डेवलप होगी, ठीक। On the other hand, if I take the example of a heteronuclear diatomic molecule, for example, HF molecule, hydrogen fluoride,
ठीक। HF मॉलिक्यूल कैसे बनता है? We know HF molecule is formed by the sharing of electrons between hydrogen atom and fluorine atom, ठीक है। और ये बॉन्ड भी बिल्कुल उसी तरीके से बनता है जिस तरीके से H2 मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड बनता है। कैसे? हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक। तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दैट शुड बी एक्यूमुलेटेड समवेयर, कहां पे? In between the nucleus of the two atoms, and we are expecting that कि चूंकि दोनों atoms ने equal contribution की है, उसकी वजह से क्या होना चाहिए? उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी दैट शुड बी एग्जैक्टली प्रेजेंट एट द सेंटर। बट व्हाट वी नो इज, वी ऑलरेडी नो दैट कि इन दोनों में से फ्लोरीन एटम जो है, it is a highly electronegative element. In fact, it is the most electronegative element in the periodic table, ठीक। और electronegative elements हम उनको कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत, टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है ना। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, ड्यू टू द डिफॉल्ट electronegativity of this fluorine atom, the electron pair which we were expecting to be at the center of the bond will not be present at the center of the bond. However, it will be relatively drifted more towards the fluorine atom, ठीक है ना। As a result of that, उसकी वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ होगी? फ्लोरीन की तरफ होगी, ठीक। तो फ्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाने की वजह से क्या होगा? फ्लोरीन का साइड जो है इट विल बी इलेक्ट्रॉन रिच, और हाइड्रोजन का साइड जो होगा इट विल बी रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोरीन ने अपनी तरफ खींची उतनी ही डेफिशिएंसी हाइड्रोजन के अंदर भी हो गई, ठीक है ना। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट, क्योंकि इस साइड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज नेगेटिव होती है, वी से दैट इस फ्लोरीन के ऊपर थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज डेवलप होगी, जिसको हम डेल्टा नेगेटिव से दिखाते हैं। डेल्टा नेगेटिव का मतलब होता है स्लाइट नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। सिमिलरली, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, दिस हाइड्रोजन पार्ट इट विल अचीव ए स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट, अगर हम अब इस मॉलिक्यूल को देखें तो इस मॉलिक्यूल में हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि दो एंड्स डेवलप हो रहे हैं, दो एंड्स ऐसे बन रहे हैं जिनमें एक एंड के ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज है और उतनी ही अपोजिट नेगेटिव चार्ज दूसरे एंड के ऊपर भी है, ठीक है ना। और इन दो के दरमियान कुछ डिस्टेंस भी जनरेट हो रही है, ठीक। और यहां पे मॉलिक्यूल्स के केस में इस डिस्टेंस को जो दो एटम्स के दरमियान होती है, इस डिस्टेंस को हमने क्या नाम दिया था बॉन्डिंग में? हमने इसको नाम दिया था बॉन्ड लेंथ। वी कॉल इट एज बॉन्ड लेंथ, ठीक। सो व्हाट इज द बॉन्ड लेंथ? बॉन्ड लेंथ इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स, ठीक है ना। नाउ इस स्पीशीज को, इस HF मॉलिक्यूल को मैं यहां पे डाइपोल का नाम दे सकता हूं, ठीक है ना। डाइपोल का नाम दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि इस मॉलिक्यूल के अंदर, इस स्पीशीज के अंदर दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस वाले एंड्स डेवलप हो रहे हैं which are being separated by some distance, जिसको हम बॉन्ड लेंथ का नाम देते हैं, ठीक है ना। Now डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ठीक है ना। तो डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है कि ये हमें एक मैथमेटिकल क्वांटिफिकेशन करेगा कि एक मॉलिक्यूल या एक स्पीशीज के अंदर कितना डाइपोल प्रेजेंट है, ठीक है ना। सो इट विल बी द क्वांटिफिकेशन ऑफ द डाइपोल प्रेजेंट इन ए डाइपोल, क्वांटिफिकेशन ऑफ द डाइपोल प्रेजेंट इन ए सबस्टेंस, ठीक है ना। क्लियर, ठीक। अब उस डाइपोल मोमेंट को हम कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट को हम मेजर करते हैं बाय अ टर्म दैट इज कॉल्ड एज, इसको हम डिनोट करते हैं बाय अ टर्म, बाय अ लेटर म्यू, ठीक है ना। एंड म्यू हैज बीन फाउंड टू बी इक्वल टू, इस म्यू को अगर क्वांटिफाई करना है, म्यू हैज बीन फाउंड टू बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, ठीक। जैसे यहां पे पॉजिटिव चार्ज है उतनी ही नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। सो चाहे पॉजिटिव या चाहे नेगेटिव, क्योंकि इन दोनों की चार्ज जो होगी वो क्या होगी? इक्वल एंड ऑपोजिट, दैट शुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक। तो इन दोनों के ऊपर कितनी चार्ज प्रेजेंट है? आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ठीक। उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक। द डिस्टेंस ऑफ
separation between the two charges, and here in this case in the chemistry we call that distance of separation as bond length. ठीक है ना? तो इस टर्म को हम नाम देते हैं डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट क्या करेगा? ये क्वांटिफाई करेगा कि एक स्पीशीज के अंदर कितना डाइपोल प्रेजेंट है. ठीक है, और वो डाइपोल किस पर डिपेंड करेगा? चार्जेस के ऊपर, उनके दरमियान सेपरेशन ऑफ चार्ज कितनी हुई है, और उन दो चार्जेड बॉडीज, उन दो चार्जेड एंड्स के दरमियान डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है. ठीक, सो इफ वी वांट टू डिफाइन डाइपोल मोमेंट वी कैन सिंपली से दैट डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ dipole moment is the product of magnitude of charge and the distance of separation between the two equal and opposite charges, between the two equal and opposite charges in a dipole. Okay, so dipole moment is the product of the magnitude of the charge and the distance of separation between the two equal and opposite charges in a dipole. ठीक, इसको हम डाइपोल मोमेंट का नाम देते हैं. ठीक है, और डाइपोल मोमेंट इसका यूनिट क्या है? ठीक, नेक्स्ट थिंग, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट. ठीक है, सो यूनिट, डाइपोल मोमेंट का यूनिट जो है दैट इज डी बाई. द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज डी बाई. ठीक, एंड you'll remember that 1 d by is equal to 3.3 into 10 to the power minus 30 चार्ज का कूलम और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर, कूलम मीटर. ठीक, कूलम मीटर. ठीक है, in terms of CGS system 1 d by is equal to 10 to the power minus 18 electrostatic unit centimeter. What is electrostatic unit? Electrostatic unit is the CGS unit of charge. ठीक है, 10 to the power minus 18 electrostatic unit centimeter. ठीक है, जैसे आप लोगों को याद होगा ये कन्वर्जन कि चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितनी होती है? इलेक्ट्रॉन की चार्ज होती है 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स. ठीक है ना, तो ऐसा यूनिट्स में इतना, ठीक, माइनस इतना, और अगर आप इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स में लेंगे दैट इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इज अ CGS यूनिट ऑफ चार्ज. ठीक, तो दो चीजें होगी, तीन चीजें होगी. डाइपोल किसको कहते हैं? डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या है? डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या है? ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे वो ये कि इस म्यू के ऊपर मैंने वेक्टर साइन दिखाया है दैट रिप्रेजेंट्स के डाइपोल मोमेंट जो है, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है. ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं हम उस क्वांटिटी को जो डिपेंड करता है बोथ ऑन द मैग्नीट्यूड एज वेल एज ऑन द डायरेक्शन. ठीक, और यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी है वो ये कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट. ठीक, तो हम याद रखेंगे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन केमिस्ट्री में हम लेते हैं फ्रॉम पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स नेगेटिव एंड. ठीक, पॉजिटिव एंड से लेके नेगेटिव एंड की तरफ. ठीक है, लेकिन फिजिक्स में बाय कन्वेंशन इसका अपोजिट लिया जाता है. तो फिजिक्स में हम डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट लेते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन केमिस्ट्री में हम कन्वेंशन यूज करेंगे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड विल बी यूजिंग इट लाइक दिस. इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको. ठीक, सो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. क्लियर? ठीक है ना. नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे वो ये कि एक मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल मोमेंट कब जनरेट होगा. ठीक, तो पहले हमने एग्जांपल दिया था जिसमें हमने दो एग्जांपल्स लिए थे. एक था होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल और दूसरा था हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, H2 होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल. तो उसमें हमने देखा था
H2 के अंदर हमने देखा था कि जो बॉन्ड है वो बना है दो सेम तरह के एटम से, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 के बराबर है, ठीक है। तो जिस किसी मॉलिक्यूल में डेल्टा En मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, उसके अंदर म्यू का वैल्यू भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक। म्यू का वैल्यू 0 होने का मतलब वो मॉलिक्यूल जो है उसमें कोई डाइपोल क्रिएट नहीं होगा, ठीक। और जिस किसी मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट 0 होगा, याद रखिएगा, ऐसे मॉलिक्यूल को हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक। तो केमिस्ट्री में डाइपोल मोमेंट हमें बताएगा कि कौन सा सबस्टेंस, कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है और कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, ठीक। तो नॉन पोलर हम उन स्पीशीज को कहेंगे, उन सब्सटेंसेस को कहेंगे जिनका डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 0 होगा, जिनका म्यू का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। सो इफ म्यू इज इक्वल टू 0 द मॉलिक्यूल इज सेड टू बी नॉन पोलर। और मॉलिक्यूल नॉन पोलर कब होगा, डायटोमिक मॉलिक्यूल नॉन पोलर कब होगा, मैं टर्म यूज कर रहा हूं डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक मॉलिक्यूल नॉन पोलर कब होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 के बराबर होगी, क्लियर। या उनके दरमियान उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगी, ठीक है ना, बहुत ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी, ठीक। Now on the other hand, if we have a heteronuclear diatomic molecule like HF, like HCl, ठीक है, अगर हमारे पास हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें दो एटम्स के दरमियान डेल्टा En इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, डेल्टा En मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जब भी दो एटम्स के दरमियान 0 के बराबर नहीं होगी तो जाहिर सी बात है उसमें एक स्पीशीज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, दूसरा स्पीशीज कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, उसका एंड नेगेटिव एंड बन जाएगा और दूसरा अपोजिट एंड पॉजिटिव एंड बन जाएगा। नतीजे के तौर पर उनके अंदर एक डाइपोल क्रिएट होगा और ऑब्वियसली उसमें डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक। और डाइपोल मोमेंट का वैल्यू नॉन जीरो होगा, इट विल नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक। सो हमने याद रखा कि डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर जब भी एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी, मॉलिक्यूल का म्यू नॉन जीरो होगा। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम पोलर मॉलिक्यूल्स कहेंगे क्योंकि इनमें पोल्स डेवलप होते हैं, डाइपोल्स डेवलप होते हैं। और जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होगा उनमें म्यू भी 0 होगा। उन स्पीशीज को हम नॉन पोलर स्पीशीज का नाम देंगे, ठीक। बट अब अगर हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है विच इज ए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल जब भी होगा तो उस मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज्यादा बॉन्ड्स होंगे, ठीक है ना, उस मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज्यादा बॉन्ड्स होंगे, ठीक। सो दूसरा केस हमारा ये है, अगर मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज्यादा बॉन्ड पेयर्स है और साथ में बॉन्ड, सिर्फ बॉन्ड पेयर्स ही है या बॉन्ड पेयर्स के साथ साथ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है, मतलब जब भी कोई पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा उस पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में दो चीजें हो सकती हैं, या तो सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे या बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होंगे, ठीक है। ऐसे स्पीशीज के अंदर, ऐसे मॉलिक्यूल्स के अंदर ओवरऑल मॉलिक्यूल पोलर होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करेगा इन सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्स, मतलब बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स के इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट्स के ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगा, वो उनके वेक्टर सम के ऊपर डिपेंड करेगा। क्या मतलब, कहने का मतलब ये है, अगर हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, ठीक। फॉर एग्जांपल वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की बात करूं CO2, ठीक है, तो अगर आप थोड़ा कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस VBT यूज करेंगे, रिवाइव करेंगे दिमाग में, तो अगर मैं आपसे कहूं व्हाट विल बी द शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल, ठीक, तो फौरन आपके दिमाग में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, इसका स्टीरिक नंबर 2 होता है तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो लीनियर होगी और इसकी शेप जो है वो भी लीनियर होगी, इफ यू रिमेंबर, ठीक है ना। नाउ अगर मैं आपसे कहूं इसमें कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट है, 2 बॉन्ड्स है, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक। नाउ अगर मैं आपसे कहूं इस कार्बन ऑक्सीजन का इंडिविजुअली इसको कंपेयर करें, तो इंडिविजुअली अगर आप देखेंगे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ये डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, ये डेल्टा नेगेटिव हो जाएगा। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इसमें डाइपोल मोमेंट आएगा कि नहीं आएगा, यस ऑब्वियसली आ जाएगा, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, फाइन, ठीक है। सिमिलरली व्हाट अबाउट दिस बॉन्ड,
दिस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड जो है ये भी बिल्कुल क्या होगा, पोलर बॉन्ड होगा, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डेल्टा नेगेटिव, दिस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट विल बी लाइक दिस। ठीक ना, अगर मैं आपसे कहूं क्या ये मॉलिक्यूल हमारा कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा, क्या इसका म्यू जीरो होगा कि नॉन जीरो होगा, ठीक है ना। तो अगर आप इंडिविजुअली सोचते हैं ये से कि इसमें दो पोलर बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो दो पोलर बॉन्ड्स होने की वजह से ये क्या होना चाहिए, पोलर होना चाहिए। बट यहां पे हम याद रखेंगे कि नेट डाइपोल मोमेंट पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर डिसाइड होता है इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट्स के बेसिस पे नहीं, बल्कि उनके वेक्टर सम के ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और ये डिपेंड करेगा डायरेक्शन के ऊपर भी। ठीक ना, इफ यू लुक एट दिस मॉलिक्यूल, यू नो दैट दिस मॉलिक्यूल इज लीनियर, इसमें ये बॉन्ड और ये बॉन्ड 180 डिग्री एंगल पे होंगे। इस डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन यहां, इस डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन यहां, ठीक, तो इनके दरमियान डायरेक्शंस क्या है, अपोजिट, एंड यू नो व्हेन देयर इज 180 डिग्री एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स दे कैंसिल ईच अदर, ठीक है ना। तो जब इन्होंने कैंसिल किया एक दूसरे को, इस मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा, नेट म्यू जो होगा, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। हालांकि इसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट है, दो पोलर बॉन्ड्स प्रेजेंट है, मगर फिर भी मॉलिक्यूल पोलर नहीं है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। ब्यूटी इसकी ये है, क्योंकि किसकी वजह से है ये सब कुछ, क्योंकि डाइपोल मोमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और वो डिपेंड करता है ओवरऑल बॉन्ड मोमेंट्स के वेक्टर सम के ऊपर। क्लियर, ठीक है। इसी तरीके से सो हमने याद रखा कि इट विल डिपेंड अपॉन बोथ, इट विल डिपेंड अपॉन द वेक्टर सम ऑफ द बॉन्ड मोमेंट्स, ठीक, और बॉन्ड मोमेंट्स में दोनों आएंगे, बॉन्ड पेयर मोमेंट भी आएगा और लोन पेयर मोमेंट भी आ जाएगा, ठीक, बॉन्ड पेयर मोमेंट भी आ जाएगा और लोन पेयर मोमेंट भी आ जाएगा, ठीक, जैसे यहां पे बॉन्ड पेयर्स दो है, लोन पेयर कोई नहीं, ठीक है ना। ना अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, ठीक है ना, तो लोन पेयर्स जो होते हैं दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द डाइपोल मोमेंट, ठीक है, क्योंकि हमें पता है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं दे आर ऑलवेज ऑक्यूपाइंग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, दे ऑक्यूपाई यूजुअली मोस्टली दे ऑक्यूपाई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक। और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का अगर आपको याद होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की हमने शेप ऐसे दिखाई थी, एक बड़ा लोब और एक छोटा सा लोब, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट जब हम ये देख रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बड़े से लोब में इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, ठीक। सो एक लोब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, एक लोब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, तो ये वाला लोब डेल्टा नेगेटिव माना जाएगा और ये वाला लोब डेल्टा पॉजिटिव माना जाएगा। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट इट विल ऑल्सो हैव इट्स ओन डाइपोल मोमेंट, ठीक। सो लोन पेयर का भी अपना क्या होता है, लोन पेयर का भी अपना एक इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। और यहां पे आप एक और चीज याद रखेंगे, वो ये कि मोस्टली यूजुअली क्या होता है, लोन पेयर की वजह से जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर बनता है वो मैग्नीट्यूड में बॉन्ड पेयर के लिहाज से ज्यादा होता है, ठीक। सो लोन पेयर, मैग्नीट्यूड ऑफ द लोन पेयर मोमेंट इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द बॉन्ड पेयर मोमेंट, ठीक है। ये एक ऐसे एग्जाम्पल से हम यहां पे देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव PH3, ठीक। तो अगर मैं आपसे कहूं PH3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, आपको पता है फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 बॉन्ड्स बना रहा है, तो टोटल में क्या करेगा, एक हाइड्रोजन के साथ, दूसरा दूसरे हाइड्रोजन के साथ, तीसरा तीसरे हाइड्रोजन के साथ, और उसके ऊपर क्या बच जाएगा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। नाउ अगर मैं आपसे कहूं क्या इसके जो ये बॉन्ड्स है क्या ये पोलर है कि नॉन पोलर है, पोलर है कि नॉन पोलर है, वो कौन बताएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। और एंड इफ यू रिमेंबर फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1 ऑन पॉलिंग स्केल, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 2.1 होती है। डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 0। दैट मींस ये बॉन्ड भी नॉन पोलर, ये बॉन्ड भी नॉन पोलर, ये बॉन्ड भी नॉन पोलर, ठीक। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल होना चाहिए नॉन पोलर। बट द ब्यूटी ऑफ डाइपोल मोमेंट वेक्टर इज दिस कि ये मॉलिक्यूल हालांकि इसमें कोई भी पोलर बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, बट स्टिल इस कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट जो होता है वो नॉन जीरो होता है। दैट मींस दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल, ठीक। क्यों पोलर है, क्योंकि इसमें जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है,
इसका अपना नेट डाइपोल मोमेंट है और उसकी डायरेक्शन ये है, ठीक। सो बिकॉज ऑफ द डाइपोल मोमेंट ऑफ या मोमेंट या दिस बिकॉज ऑफ द लोन पेयर मोमेंट, this molecule has a non-zero dipole moment and this will be considered as a polar molecule, ठीक है। सो ओवरऑल कंक्लूजन ये रहा कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज्यादा पोलर बॉन्ड्स है, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा पोलर होगा, ठीक। और अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी पोलर बॉन्ड नहीं है लेकिन उसके अंदर कुछ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो वो पोलर हो भी सकता है, ठीक, क्योंकि लोन पेयर का अपना एक डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। और लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट बॉन्ड पेयर के मुकाबले में क्या होता है, ज्यादा, ठीक है। और अगर आप लोन पेयर्स की बात करें, हमने बताया वो कहां पे ऑक्यूपाई होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में। नाउ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, दे कैन बी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, दे कैन बी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, दे कैन बी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक। तो आप याद रखेंगे कि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, अगर लोन पेयर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा sp2 से, sp2 का ज्यादा होगा sp3 से, ठीक है। तो ये बात हुई यहां पे बॉन्ड पेयर मोमेंट्स की, बॉन्ड पेयर मोमेंट्स की और लोन पेयर मोमेंट्स की। आई होप कि आप लोगों ने ये अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है। तो ओवरऑल में हमने बताया डाइपोल मोमेंट क्या होता है और डाइपोल मोमेंट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है और डाइपोल मोमेंट का जो यूनिट है वो क्या है, ठीक है। नाउ उसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ वी विल मूव टू द एप्लीकेशंस पार्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो अब हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट के बारे में, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहली बात, सबसे पहली एप्लीकेशन जो हम याद रखने की कोशिश करेंगे वो ये है कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है जो कि सिमेट्रिकल है, ठीक है, जिसकी एक रेगुलर ज्योमेट्री है, ठीक। सो जितने भी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, ठीक। तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स हम किनको कहेंगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स को जिनकी एक प्रॉपर एक शेप होगी, एक प्रॉपर एक रेगुलर ज्योमेट्री होगी, ठीक है ना। उन सभी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स का म्यू जो होता है वो हमेशा 0 के बराबर होता है। दैट मीन्स किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है तो वहां पे चाहे उसके पास एक से ज्यादा पोलर बॉन्ड्स ही क्यों ना हो, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और उनकी कैंसिलेशन की वजह से क्या होता है, नेट डाइपोल मोमेंट उस मॉलिक्यूल का 0 बन जाता है और वो मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, ठीक। मिसाल के तौर पर आपको याद होगा कि हमने रेगुलर ज्योमेट्रीज में बताया था क्या क्या ज्योमेट्री होती है। फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव ए ज्योमेट्री ऑफ द टाइप AB2 मींस लीनियर, ठीक। इसी तरीके से अगर AB3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है जिसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कोई भी नहीं होंगे। AB3 जिसकी ज्योमेट्री क्या होती है, शाबाश, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक। और AB4 टेट्राहेड्रल, AB5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, AB6 ऑक्टाहेड्रल, AB7 पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक। तो जिस किसी मॉलिक्यूल में सिर्फ बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, सिमिलर तरह के एटम्स, एक तरह के एटम्स प्रेजेंट है, जिसकी ज्योमेट्री रेगुलर होगी, वो मॉलिक्यूल सारे नॉन पोलर होंगे, उन सभी मॉलिक्यूल्स का म्यू 0 होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए
क्योंकि उनके अंदर जो डाइपोल मोमेंट इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट्स होंगे वो एक दूसरे को ओवरऑल कैंसिल करेंगे, रिजल्टिंग इन द नेट डाइपोल मोमेंट इक्वल टू जीरो। मिसाल के तौर पर अगर हम Ab2 मॉलिक्यूल की एग्जांपल दें, फॉर एग्जांपल वी हैव BeCl2, या अभी हमने कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल का एग्जांपल दिया था BeCl2, BeCl2 की शेप कैसे होगी, लीनियर शेप होगी, इट विल बी लाइक दिस। तो Be और Cl में Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव। सो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, दोनों इक्वल और अपोजिट वेक्टर्स है, नेट मोमेंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक, Ab3 फॉर एग्जांपल ये BF3 मॉलिक्यूल, BF3 इज ट्राइगोनल प्लेनर, ऐसे एक, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे। फ्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस पोर्शन विल बी डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव। ठीक, इसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर इधर होगा, इसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर इधर होगा, इसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर इधर होगा। ठीक है, तो इन दो डाइपोल्स का वेक्टर सम आप लोगों ने पढ़ा होगा, वेक्टर्स में आपने पढ़ा होगा कि इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा वो दैट विल बी समवेयर हियर, दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डाइपोल मोमेंट ऑफ दीज टू व्हिच इज टोटली अपोजिट टू दिस। ये इसको कैंसिल करेगा, ओवरऑल तीनों बॉन्ड्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे डाइपोल मोमेंट को, म्यू विल बी इक्वल टू जीरो। सिमिलरली इफ यू हैव अ टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल लाइक CCl4, ठीक, तो CCl4 में क्या होगा, एक बॉन्ड ऐसे होगा, दूसरा इधर होगा, तीसरा इधर होगा, चौथा इधर होगा। ठीक, इसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर ऐसे, इसका ऐसे, इसका ऐसे और इसका ऐसे। ठीक, क्योंकि ज्योमेट्री सिमेट्रिकल है, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, इनके डाइपोल मोमेंट्स का वेक्टर्स का सम ऐसे होगा कि ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सिमिलरली ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में भी ऐसा ही होगा, ऑक्टाहेड्रल में भी ऐसा ही होगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल में भी ऐसा ही होगा। ठीक, तो हमने याद रखा कि जब भी किसी मॉलिक्यूल की शेप सिमेट्रिकल होगी, रेगुलर ज्योमेट्री होगी, सिर्फ बॉन्ड पेयर्स होंगे, इन ज्योमेट्रीज में से कोई ज्योमेट्री होगी तो उनका हमेशा म्यू जो होगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक, और अगर नंबर सेकंड, अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर उस मॉलिक्यूल की शेप अनसिमेट्रिकल है, ठीक है ना, मींस इरेगुलर ज्योमेट्री है, मतलब बॉन्ड पेयर्स के साथ साथ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है उसके अंदर। ठीक, तो ऐसे में उन मॉलिक्यूल्स का नेट म्यू जो होगा दैट विल बी नॉन जीरो एंड सच मॉलिक्यूल्स विल बी पोलर इन नेचर। ठीक, सो अब हम बात करेंगे अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स की। नंबर सेकेंड, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल जिनमें बॉन्ड पेयर्स प्लस लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक, बॉन्ड पेयर्स प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर पहला अगर हम देखें AB2L, ठीक है, AB2L मतलब ऐसे B एंड L लोन पेयर। ठीक, क्लियर। नाउ लेट्स सपोज कि यहां पे जो B है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, और A लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है ना, अगर B ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, if B is more electronegative the direction of the dipole moment will be like this and this। ठीक, और इसका डायपोल मोमेंट का वेक्टर क्या होगा, ऐसे होगा। ठीक है, नाउ यू कैन सी अगर मैं इन दोनों का क्या निकालूं, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड दैट विल बी समवेयर हियर। ठीक, तो ये इसके ऑपोजिट में जा रहा है, इसके ऑपोजिट में जा रहा है, लेकिन इससे पहले ही हमने बताया था लोन पेयर का डायपोल मोमेंट वेक्टर ज्यादा मैग्नीट्यूड का होता है, इसका कम मैग्नीट्यूड का होता है। ठीक है ना, तो अगर दो अपोजिट वेक्टर्स है मगर इनके मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, ठीक है ना, तो क्या ये 100% कैंसिल करेंगे? नहीं, इनका कुछ ना कुछ हिस्सा वहां पे रह जाएगा, जिसकी वजह से ओवरऑल मॉलिक्यूल जो है वो क्या होगा, उसका म्यू नॉन जीरो होगा। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं मान के चलूं कि B is less electronegative, A is more electronegative, what will happen? Then direction of vector will be like this. Similarly, the direction of vector will be like this. और इसका डायपोल मोमेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, जो कि इसके साथ कोइंसाइड करेगा, नेट डायपोल मोमेंट जो होगा नॉन जीरो होगा। ठीक, इसी तरीके से इफ यू हैव AB3L और यू हैव AB2L2, ठीक, AB3L means pyramidal geometry, pyramidal shape, you will remember this,
फॉर एग्जाम्पल यू हैव A 1 2 3 and 4 like this, ठीक है। तो इसमें भी डायपोल मोमेंट इस लोन पेयर की वजह से, ठीक है ना, वहां पे क्या होगा, वहां पे नेट डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा। देखिए आप फिर से अगर आप देखें, फिर से मैंने आपको बताया था बॉन्डिंग में अगर आपको स्ट्रक्चर्स बनाने आएंगे तो आपका 80% वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक। तो एक बार फिर से डायपोल मोमेंट में भी हमें किन की जरूरत पड़ रही है, स्ट्रक्चर्स की, दिस शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ रही है, ठीक। तो अगर आपको शेप्स और स्ट्रक्चर्स बनाना नहीं आते हैं तो मेहरबानी करके आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उनके ऊपर आप नोट्स बना के अच्छे तरीके से समझकर, स्ट्रक्चर्स को समझकर कैसे बनाते हैं, उसके बाद डायपोल मोमेंट की आप वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है ना। दैट विल ओनली हेल्प यू। अदरवाइज अगर आपको स्ट्रक्चर्स बनाना नहीं आता है तो आपको डायपोल मोमेंट में से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए, सो इफ इट इज लाइक दिस और इफ इट इज लाइक दिस, AB2L2 में क्या होता है, ज्योमेट्री, शाबाश, मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूं, ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप क्या होती है, शेप होती है, शाबाश, शेप इज बेंट, ठीक। सो इफ द शेप इज बेंट, if the shape is bent again like the previous one, so what will happen, वहां पे क्या होगा, वहां पे म्यू जो होगा that will be non-zero, ठीक। इसी तरीके से if you have any other unsymmetrical shape, for example you have AB4L, you have AB3L2, you have AB2L3, ठीक है ना। Now AB2L3 ये भी अनसिमेट्रिकल है, ये भी अनसिमेट्रिकल है, ये भी अनसिमेट्रिकल है, मगर अगर आप इसको ले लें, इसको हम अलग से दिखाएंगे, इन दोनों का अगर आप देख लीजिए, इन दोनों का म्यू नॉन जीरो होगा, लेकिन इसका म्यू जो होगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो, इसका म्यू जीरो के बराबर होगा। कैसे, हम AB2L3 की बात कर रहे हैं, AB2L3, what is the steric number overall, 2 plus 3 is 5, और जब भी 5 steric number होता है तो इस तरह की ज्योमेट्री होती है, you have A B B B B and B, this is AB5। now if you have AB2L3 that means 3 लोन पेयर से, और हमने पढ़ाया हुआ है बेंट्स रूल, बेंट्स रूल के हिसाब से तीनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन, दैट मींस यहां पे लोन पेयर होगा, यहां पे भी लोन पेयर होगा, और यहां पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। नाउ इसका डायपोल मोमेंट वेक्टर ये, इसका डायपोल मोमेंट वेक्टर ये, इसका डायपोल मोमेंट वेक्टर ये और ये, इनका नेट डायपोल मोमेंट इधर से होगा जो कि इसको कैंसिल कर देगा, फाइन। नाउ इफ यू हैव दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक, अगर मैं एक्सपेक्ट करूं कि B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो दिस विल बी डेल्टा नेगेटिव, दिस विल बी डेल्टा पॉजिटिव, डायपोल मोमेंट का वेक्टर ये और डायपोल मोमेंट का वेक्टर ये, जरा देख लीजिए, ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, और अपोजिट होने की वजह से ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं मान के चलूं A ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऐसे डायपोल मोमेंट होगा, सिमिलरली यहाँ पे ऐसे डायपोल मोमेंट होगा, फिर भी ये एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। सो यू रिमेंबर दैट इफ यू हैव ए लीनियर शेप, जैसे कि हमने इससे पहले भी कहा था, लीनियर शेप, तो लीनियर शेप वाले केस में क्या होगा, डायपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे और मॉलिक्यूल हमारा पोलर नहीं होगा, नॉन पोलर होगा, ठीक। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप नंबर 6 वाला केस हम लेते हैं, यू हैव AB5L, इट विल बी म्यू नॉन जीरो, यू हैव AB4L2, यहां पे ध्यान देना है, AB4L2, तो अगर आपको याद होगा AB4L2 बिल्कुल इस तरीके से होगा, 1 2 3 and 4, दिस इज द स्क्वायर प्लेनर, और उसके ऊपर एक लोन पेयर, नीचे एक लोन पेयर, ठीक। तो इसका डायपोल मोमेंट वेक्टर इधर, इसका डायपोल मोमेंट वेक्टर इधर, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। नाउ इफ B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, आई से ऐसे होगा, इसका ऐसे होगा, इसका ऐसे होगा, इसका ऐसे होगा, फाइन, ठीक है। तो ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल करेगा, इसका म्यू जीरो के बराबर होगा, ठीक है। सो हमने कुछ इंपॉर्टेंट केसेस यहां पे डिस्कस किए जिसमें हमने देखा कि जब भी मॉलिक्यूल की शेप सिमेट्रिकल होती है, तो ये भी है ना सिमेट्रिकल शेप, शेप की अगर हम बात करें, ज्योमेट्री की नहीं, इसकी सिमेट्रिकल शेप है ना, स्क्वायर प्लेनर शेप है, ठीक। तो
जब भी सिमेट्रिकल शेप्ड मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी जो नेट डायपोल मोमेंट वेक्टर्स जो होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और उनका नेट डायपोल मोमेंट 0 के बराबर होगा। वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे और बाकी जो है हमारे वो पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर इसके रिलेटेड आपके सामने कोई क्वेश्चन किया जाए, कोई क्वेश्चन पूछा जाए, यू विल बी एबल टू आंसर इट जस्ट बाय लुकिंग एट द मॉलिक्यूल। उसको स्ट्रक्चर दिमाग में लाना है और आप बता सकते हैं कि क्या ये मॉलिक्यूल पोलर होगा कि नॉन पोलर। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं इनमें से बताइए कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, किस मॉलिक्यूल के लिए म्यू का वैल्यू नॉन जीरो है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 इज CH4, ऑप्शन नंबर 2 इज SO2, option number 3 is SO3 and option number 4 is PCl5। ठीक, आपको बताना है इनमें से नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन सा है। शाबाश। सिंपली व्हाट यू विल डू, यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स। आप इनके स्ट्रक्चर्स जहन में लाएंगे, जल्दी जल्दी से बताइए। CH4 की अगर हम बात करें टेट्राहेड्रल, ठीक, टेट्राहेड्रल है, सिमेट्रिकल है और पहली बात यह कि कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड नॉन पोलर माना जाता है तो इसका म्यू 0। सल्फर डाइऑक्साइड का याद करें, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, 2 ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड्स बनाएगा, एक इधर दूसरा इधर। कितने यूज हुए, 1 2 3 4, बचे कितने, 2, वो होंगे लोन पेयर। स्टीरिक नंबर क्या हुआ, 1 2 3। That means it's a molecule of the type AB2L. So if it is a molecule of the type AB2L, what is the shape? The shape is bent. That means ये डायपोल मोमेंट वेक्टर इधर, ये डायपोल मोमेंट वेक्टर इधर, इसका इधर, तो इनका मैग्नीट्यूड यहां से होगा लेकिन ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, इसका म्यू नॉन जीरो होगा। ठीक, व्हाट अबाउट SO3? SO3 का स्ट्रक्चर याद है आपको? SO3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी शेप क्या होती है, प्लेनर होती है। एक डबल बॉन्ड इधर, दूसरा डबल बॉन्ड इधर, तीसरा डबल बॉन्ड इधर, ये ऐसे और ये ऐसे। इनका वेक्टर सम यहां से होगा जो कि एक दूसरे को कैंसिल करेगा। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, म्यू का वैल्यू 0। PCl5 पता ही है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, फास्फोरस इधर, क्लोरीन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये क्लोरीन इसके बॉन्ड मोमेंट को कैंसिल कर देगा। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। सो इसका जो डायपोल मोमेंट वेक्टर होगा दैट विल बी इक्वल टू नॉन जीरो। ठीक, इट विल बी अ नॉन पोलर, सॉरी इट विल बी अ पोलर मॉलिक्यूल एंड रेस्ट ऑफ द 3 विल बी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक, नाउ उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है डायपोल मोमेंट की, दैट इज इन डिटर्मिनेशन ऑफ शेप्स एंड हाइब्रिडाइजेशन। डिटर्मिनेशन ऑफ शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन। हम मॉलिक्यूल्स की शेप और मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन को भी पता कर सकते हैं बाय नोइंग what? By knowing the value of mu। ठीक, मिसाल के तौर पर आपके सामने एक मॉलिक्यूल दिया गया AB2 मॉलिक्यूल। ठीक, you have been given the information that there is a molecule AB2 whose mu is equal to 0. What we have to do? We have to predict the possible shape and hybridization। AB2 मॉलिक्यूल है जिसका म्यू का वैल्यू 0 है और हमें इसकी पॉसिबल शेप और पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन को प्रेडिक्ट करना होगा। उसके रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए होंगे। ठीक, सो व्हाट वी विल सिंपली डू इज वी विल सी AB2 मॉलिक्यूल। AB2 का मतलब एक एटम A है सेंटर में और उसके पास 2 एटम्स है B। ठीक है ना। नाउ ये सेंटर में एटम A है और इसने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं, 2 B के साथ बॉन्ड्स बनाए हैं। ठीक है, नाउ अब लेकिन यहां पे जो इंफॉर्मेशन दी गई है दैट इज म्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, म्यू इज इक्वल टू 0 का मतलब ये होगा कि इनके जो ये 2 बॉन्ड्स होंगे ये एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच्ड होंगे, इस तरीके से स्पेस में होंगे कि इनके डायपोल मोमेंट्स के वेक्टर्स एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, कैंसिल। ठीक है, तो फौरन से मेरे दिमाग में क्या आएगा,
सेंट्रल एटम ए है और 2 बॉन्ड्स है इसके साथ, ठीक, जो कि एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो ये कि उसमें एक बॉन्ड इस डायरेक्शन में होगा, दूसरा बॉन्ड इस डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है, तभी तो पॉसिबल है। अगर आपने बोला कि नहीं बेंट शेप है होगी इसकी, ऐसे बेंट शेप, तो अगर बेंट शेप है, बेंट शेप कब होगी? बेंट शेप कभी भी AB2 में नहीं होगी, तो यहां पे क्या होना चाहिए? एक लोन पेयर होना चाहिए कम से कम, तब जाके बेंट शेप होती है। इफ यू रिमेंबर द शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, बेंट शेप कब आती है? AB2L पे या AB3L2, सॉरी AB2L2, 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 तब जाके बेंट शेप आती है, ठीक है ना। चाहे इस तरीके से हो या इस तरीके से हो, इससे पहली वाली एप्लीकेशन में हमने बताया जब भी ऐसा केस होगा म्यू क्या होगा? नॉन जीरो। जब भी ऐसा केस होगा म्यू क्या होगा? नॉन जीरो। तो दैट मींस ना ये ऑप्शन होगा ना ही ये ऑप्शन हो सकता है। क्लियर? ठीक है ना, फाइन, ठीक। सो दैट मींस देयर इज ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट, दैट इज दिस, ठीक है ना। ये लीनियर मॉलिक्यूल होगा, लीनियर मॉलिक्यूल होगा, और लीनियर मॉलिक्यूल होगा तो ये बी जो है मैं कंसिडर कर सकता हूं इट कैन बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो इसका डायपोल मोमेंट ऐसे और इसका डायपोल मोमेंट ऐसे होगा, दे विल कैंसिल ईच अदर, म्यू विल बी इक्वल टू 0, मॉलिक्यूल AB2 है, ठीक है ना। सो व्हाट इज द पॉसिबल शेप? द पॉसिबल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज लीनियर। कैसे किया हमने? हमने ये पता किया ऑन द बेसिस ऑफ म्यू, क्योंकि और कोई वहां पे दूसरी कंडीशन हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर कोई दूसरी कंडीशन में हमने AB2 को अरेंज किया, बेंट शेप में अरेंज किया, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे म्यू नॉन जीरो होना चाहिए, बट क्वेश्चन बोल रहा है म्यू इज इक्वल टू 0, दैट मींस ओनली वन ऑप्शन इज लेफ्ट, दैट इज मॉलिक्यूल शुड बी लीनियर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, नंबर सेकंड, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? अब यहां पे ख्याल रखना है, शेप तो लीनियर है, ठीक है ना। अब शेप लीनियर कब कब हो सकती है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। शेप लीनियर कब हो सकती है? जब ये मॉलिक्यूल होगा AB2 होगा, दैट मींस जिसका स्टीरिक नंबर क्या होगा? स्टीरिक नंबर 2 होगा, ठीक, स्टीरिक नंबर 2 होगा, स्टीरिक नंबर 2 होगा, ठीक है ना। और दूसरा एक ऑप्शन ये भी है ना, इफ यू रिमेंबर AB2L3, इससे पहले वाले केस में हमने देखा AB2L3, ये भी तो ऑप्शन है ना। इस वक्त भी मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी? लीनियर होगी, क्योंकि 2 बॉन्ड पेयर्स होंगे जो कि लीनियरली अरेंज्ड होंगे और 3 लोन पेयर्स होंगे, ठीक ना। यहां पे स्टीरिक नंबर क्या है? द स्टीरिक नंबर इज 3 + 2 5। नाउ ऐसा होने की 2 कंडीशंस हो सकती है, आइदर द मॉलिक्यूल विल हैव ए लीनियर शेप बिकॉज ऑफ दिस स्टीरिक नंबर AB2 और बिकॉज ऑफ दिस स्टीरिक नंबर AB2L3। जरा थोड़ा रिकैप करें कि अगर हमारे पास मतलब अगर हमारे पास स्टीरिक नंबर 2 है, सिंपलेस्ट केस इट कैन बी AB2 ओनली। इफ यू हैव स्टीरिक नंबर 3 इट कैन बी AB3, it can be AB2L, but if it is AB2L, mu should be non-zero. Question says mu is equal to 0. We can have AB4, we can have AB3L, we can have AB2L2. If it is AB2L2, then mu should be non-zero, but question says mu is equal to 0. इसी तरीके से AB5, AB4L, AB3L2, AB2L3. So that means this possibility can arise as well, that the molecule will have a linear shape but it will have a steric number of 5. ठीक है ना? Clear? Now, if it has a steric number 2, then we know hybridization can be, the possible hybridization can be sp, and if it has a steric number 5, the possible hybridization can be sp3d2. ठीक है? So, overall इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, इसकी शेप लीनियर ही है, ठीक है, बट इसकी हाइब्रिडाइजेशन या तो sp होगी या फिर sp3d2 हो सकती है। फाइन, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल दिया गया है ऑफ द टाइप AB2 और इट कैन बी AX2, ठीक, कुछ भी हो सकता है, AB2 फॉर एग्जाम्पल, और कंडीशन दी गई है म्यू इसका नॉन जीरो है, ठीक। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अगेन प्रेडिक्ट द शेप, द पॉसिबल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, and we have to predict the possible hybridization of the molecule, ठीक है। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अब सिंपली करना क्या है, हमें देखना है कि ये AB2 टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन या AB2 टाइप ऑफ अरेंजमेंट
किस किस कंडीशन में पॉसिबल हो सकता है, इसके लिए हमें गाइड करेगा वेस्पर थ्योरी। ठीक है, तो वेस्पर थ्योरी में हमने बताया था इस तरह का अरेंजमेंट कि सेंट्रल एटम ने दो बॉन्ड्स बनाए हैं। ठीक, ये कब कब पॉसिबल हो सकता है? पहली कंडीशन ये है कि जब सिंपल AB2 हो, स्टीरिक नंबर 2 में सिंपल वाला केस AB2, तो इसका अरेंजमेंट कैसा होगा? A सेंटर में, B एक इधर, दूसरा B इधर होगा एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। ठीक, इसी तरीके से नाउ इफ यू मूव टू द स्टीरिक नंबर 3 में क्या क्या केसेस है हमारे पास? नंबर 1 इज AB3, नंबर 2 इज AB2L। दैट मींस एक और केस हमारे पास बन सकता है, दैट इज AB2L। ठीक, इसमें भी कितने बॉन्ड्स बना रहा है मॉलिक्यूल? सेंट्रल एटम दो बॉन्ड्स बना रहा है। ठीक, तो इस तरीके का भी अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अगर इस तरीके का अरेंजमेंट पॉसिबल हुआ, सो व्हाट विल बी द अरेंजमेंट, व्हाट विल बी द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल और व्हाट विल बी द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल? इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यस, यू नो, स्टीरिक नंबर 3 मींस ट्राइगोनल प्लेनर। एक बी इधर होगा, दूसरा बी इधर होगा और एक लोन पेयर यहां पे होगा। ठीक, इसी तरीके से और कब पॉसिबल होगा AB2? नाउ लेट्स मूव टू द स्टीरिक नंबर 4। स्टीरिक नंबर 4 में क्या क्या केस होता है हमारे पास? AB4, AB3L, AB2L2। ठीक, सो दैट मींस अगेन वी कैन हैव अनदर केस जिसमें A ने दो बॉन्ड्स बनाए हैं, बट यहां पे अब उसके साथ दो लोन पेयर्स भी हो सकते हैं। अगर ये वाला फॉर्मूला है, सो व्हाट विल बी द अरेंजमेंट? अरेंजमेंट विल बी ऑब्वियसली टेट्राहेड्रल। ठीक है, सो B, अनदर B, एक लोन पेयर, एक और लोन पेयर। ठीक, इस तरीके का अरेंजमेंट होगा। शाबाश। ठीक, इसी तरीके से कोई और पॉसिबिलिटी मत है? AB2L आ गया, AB2L2 आ गया, देन वील मूव टू द स्टीरिक नंबर 5। ठीक है, स्टीरिक नंबर 5 में क्या क्या केस है? AB5, AB4L, AB3L2, AB2L3। ठीक, अगेन एक और केस हमारे पास आ रहा है, AB2L3, AB2L3। तो अगर AB2L3 वाला केस है, what will be the arrangement? Arrangement will be trigonal bipyramidal. So it will be like this: central atom A. Now you know lone pairs कहां पे ऑक्यूपाई होती है according to Bend's rule? वो ऑक्यूपाई करेंगे इक्वेटोरियल पोजीशंस। ये तीन इक्वेटोरियल्स ले लेंगे कौन? तीन लोन पेयर्स। एक बी हमारा यहां होगा, दूसरा बी यहां होगा। ठीक है ना, तो और कोई अरेंजमेंट हमारे पास पॉसिबल नहीं है। ठीक, सो पॉसिबल अरेंजमेंट्स ये चार है AB2 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल होने के लिए। ठीक है ना, अब उसके बाद वी हैव बीन गिवन अनदर कंडीशन, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि इन प्रोबेबल शेप्स में से किस शेप का म्यू नॉन जीरो हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम पहली बात AB2 इस तरह की बात करें स्टीरिक नंबर 2 की, वी नो कि इफ वी कंसीडर B to be the more electronegative, it will be like this। एंड हमने इससे पहले भी बता दिया है ऑलरेडी कि इस केस का म्यू किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। नाउ इफ दिस मॉलिक्यूलर शेप हैज, इफ दिस अरेंजमेंट हैज म्यू इज इक्वल टू 0, दैट मींस हमारे क्वेश्चन के लिए ये सही ऑप्शन नहीं है, दिस विल बी रूल्ड आउट। ठीक, सिमिलरली अगर हम AB2L3 की बात करें, इसके लिए भी हमने ऑलरेडी बताया हुआ है म्यू इज इक्वल टू 0। ठीक, सो इफ म्यू इज इक्वल टू 0 तो ऑब्वियसली हमारे क्वेश्चन का आंसर ये भी नहीं होगा। ठीक है, नाउ इफ वी कंसीडर द नेक्स्ट केस AB2L, तो शाबाश, AB2L के बारे में हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि इट विल बी ए पोलर मॉलिक्यूल, जिसमें भी लोन पेयर होगा वो पोलर होगा। ठीक है, तो इसका डायपोल मोमेंट अरेंजमेंट ऐसे होगा और इसका इधर होगा, और हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा जो कि इसको कैंसिल करेगा, मगर चूंकि लोन पेयर का मोमेंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर मोमेंट, सो इसका नेट म्यू नॉन जीरो होगा। ठीक, सिमिलरली इस वाले केस की अगर हम बात करें, इसके लिए भी म्यू क्या होगा? नॉन जीरो हो जाएगा। म्यू इज नॉन जीरो, दैट मीन्स हमारे मॉलिक्यूल की प्रोबेबल शेप, प्रोबेबल अरेंजमेंट उसका या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। ठीक, अगर ये इसकी प्रोबेबल अरेंजमेंट्स है, तो व्हाट विल बी द आंसर फॉर द प्रोबेबल शेप? द प्रोबेबल शेप जरा यहां पे देख लीजिए, व्हाट इज द शेप इन AB2L? बेंट। What is the shape in AB2L2? Again this is bent. So that means इसकी शेप जो है वो probably सिर्फ एक ही हो सकती है, that is bent। ठीक, इसी तरीके से हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या हो सकती है? इसकी हाइब्रिडाइजेशन अगर ये इस अरेंजमेंट में है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी,
अगर इस अरेंजमेंट में है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी, इसका स्टेरिक नंबर 3 sp2, इसका स्टेरिक नंबर 4 sp3. दैट मींस प्रोबेबल हाइब्रिडाइजेशन फॉर दिस मॉलिक्यूल कैन बी आइदर sp2 और sp3. ठीक, आई होप कि आप लोगों ने ये अंडरस्टैंड कर लिया होगा. ठीक है. इसी तरीके से हमें इसी के रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस दिए गए होंगे. ठीक, लेट्स टेक अनदर केस. फॉर एग्जांपल, अब मुझे बोला गया है कि मॉलिक्यूल हमारा जो है दैट इज ऑफ द टाइप AB3 और उसका म्यू 0 है. ठीक, सो विल बी गिवन अनदर क्वेश्चन. Predict the probable shape and hybridization of the molecule of type AB3 whose mu has been found to be equal to 0. हमें क्या करना है, इसकी probable shape और probable hybridization को predict करना है. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि AB3 वाला अरेंजमेंट कब कब पॉसिबल है. उसके लिए हमें कौन गाइड करेगा, शाबाश, वेस्पर थ्योरी गाइड करेगा. ठीक, तो शाबाश, जरा अपना दिमाग चलाइए और बताइए AB3 कब कब पॉसिबल है. पहला अरेंजमेंट तो सिंपल, जब AB3 स्टेरिक नंबर 3 ही होगा. AB3 सिंपल. ठीक, तो जब सिंपल AB3 होगा स्टेरिक नंबर 3, व्हाट विल बी द अरेंजमेंट, A सेंटर में और 3 B जो होंगे दे विल बी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट. ठीक है, उसके बाद AB3 कब हो सकता है, ये स्टेरिक नंबर 3 हुआ. नाउ लेट्स मूव टू द स्टेरिक नंबर 4. स्टेरिक नंबर 4 में आपको पता होगा AB3L टाइप ऑफ अरेंजमेंट भी हो सकता है. ठीक है, तो अगर AB3L है, स्टेरिक नंबर 4 है, व्हाट विल बी द अरेंजमेंट, 1 2 3, ये 3 B's आ गए और लोन पेयर होगा यहां. इस शेप को हम क्या नाम देंगे, इस ज्योमेट्री को टेट्राहेड्रल कहेंगे, शेप को क्या कहेंगे, पिरामिडल. ठीक, इसी तरीके से वी कैन हैव स्टेरिक नंबर 5. स्टेरिक नंबर 5 में क्या हो सकता है, AB3L2. AB3L2. Now if it is AB3L2, do you remember what will be the arrangement, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अरेंजमेंट होगा, लेकिन दो लोन पेयर्स कहां पे होंगे, दे विल बी ऑक्यूपाइंग द इक्वेटोरियल पोजीशंस. ठीक, सो वन इक्वेटोरियल, अनदर इक्वेटोरियल. ठीक, यहां पे एक बी, यहां पे एक बी और यहां पे एक बी होगा. ठीक है, तो ये 3 पॉसिबल अरेंजमेंट्स यहां पे अवेलेबल हो सकते हैं. ठीक है ना, लेकिन उसके बाद हमें देखना है म्यू इज इक्वल टू 0. इफ म्यू इज इक्वल टू 0, वो मुझे देखना है कि इनमें कहां कहां पे म्यू 0 के बराबर हो सकता है. ठीक है ना, तो शाबाश, हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है. इसका म्यू क्या होगा, शाबाश, 0. इसके लिए म्यू क्या होगा, नॉन जीरो होगा. ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. व्हाट अबाउट दिस वन, अगेन इट कंटेन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट डज नॉट हैव सिमेट्रिकल अरेंजमेंट. अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं फिर से दिखा रहा हूं. इफ बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. इसका डायपोल मोमेंट वेक्टर इधर होगा, 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 इसका डायपोल मोमेंट वेक्टर इधर होगा. ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं ये और ये तो कैंसिल करेंगे, लेकिन इन दोनों का रिजल्टेंट इसको कैंसिल नहीं करेगा. इसका म्यू जो होगा दैट विल बी अगेन नॉन जीरो. बच्चों के क्वेश्चन में बोला गया है AB3 with mu is equal to 0. that means ये दो पॉसिबिलिटीज हमारे लिए अवेलेबल नहीं रहेंगी. ठीक है ना. now when these two are ruled out, what is the only option left, that is this. ठीक, and if it is this option, can you tell me what is the probable shape of this molecule? The probable shape of the molecule is shabash trigonal planar. Trigonal planar. Only one probable shape, that is trigonal planar. ठीक, व्हाट अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन. अब चूंकि एक ही अरेंजमेंट है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन विल बी द ओनली वन, दैट इज sp2. So such molecule will have a probable hybridization sp2 and a probable shape will be trigonal planar. ठीक, अब इसी क्वेश्चन को अगर पूछा गया होगा, predict the shape and hybridization of the molecule of the type AB3 with mu non-zero. with mu non-zero. अगर mu अब क्या है, non-zero है. अगर mu non-zero हुआ, what does that mean? That means again मेरे पास ये 3 arrangements है, लेकिन इस arrangement में mu का वैल्यू 0 है.
अब इस वक्त ये रूल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो बचे ये दो। अगर ये दो पॉसिबल है, सो व्हाट इज द पॉसिबल शेप? शाबाश, व्हाट विल बी द आंसर? द पॉसिबल शेप विल बी आइदर ट्राइगो, इसको क्या नाम दिया था हमने? ट्राइगोनल पिरामिडल या सिंपली पिरामिडल, ठीक? या तो ये शेप हो सकती है या फिर ये शेप हो सकती है। व्हाट इज दिस शेप? कैन यू रिकॉग्नाइज? यस, वेरी गुड, दिस इज ए टी शेप। ये देख लीजिए, टी शेप, ठीक? इसको हम क्या नाम देते हैं? टी शेप। सो प्रोबेबल शेप क्या क्या हो सकती है? प्रोबेबल शेप कैन बी आइदर पिरामिडल or another probability is there, it can either have a T shape. इसकी शेप क्या हो सकती है? T shape हो सकती है या फिर पिरामिडल हो सकती है, ठीक? शाबाश। What will be the probable hybridization? Probable hybridization, इसकी hybridization हो सकती है, इसकी hybridization. What is its hybridization? State number 4, 1, 2, 3, 4 means sp3, या फिर क्या हो सकती है? इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट नंबर 5, 1, 2, 3, 4, 5, दैट इज sp3d2, sp3d2, फाइन, ठीक है। इसी तरीके से आपको AB4 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल दिया गया होगा, म्यू इक्वल टू 0, म्यू इक्वल टू नॉन जीरो, AB5 म्यू इक्वल टू 0, म्यू इक्वल टू नॉन जीरो, AB6, वो बाकी सारे एग्जांपल्स अब आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ dipole moment, that by knowing the dipole moment conditions we can predict the shape, we can predict the geometry, we can predict the hybridization of some molecules, ठीक है। Now let's move to some other applicative part of this dipole moment. अब हम कुछ examples देंगे यहाँ पे, और उन examples के basis पे हम ये predict करेंगे कि इनमें कौन सा पोलर है, कौन सा नॉन पोलर है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि हम ये भी देख सकते हैं कि इनमें से किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, किसका कम होगा, ठीक? तो उस बेसिस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यू विल बी गिवन मॉलिक्यूल्स एंड यू विल बी आस्क्ड to arrange them in the increasing order of their dipole moments, in the decreasing order of their dipole moments, or you will be asked to find out which among the following is polar, which among the following is non-polar, ठीक है। Say, we'll start with derivatives of benzene. Derivatives of benzene. बिल्कुल बेसिक्स में स्टार्ट करता हूं। बेंजीन तो सबों को पता होगा, बेंजीन ये होता है, ठीक? बेंजीन इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, ठीक है। अब चूंकि बेंजीन की अगर हम बात करें, इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं? 6 कार्बन एटम्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक? तो इस बेंजीन के ऊपर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है ना। नाउ जब इस बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन होगी, ठीक, तो जो इनकमिंग एटम होगा, जो इन पे लगे हुए अगर आप देखें, इसमें ये कार्बन है और हर एक कार्बन के साथ क्या होता है? हाइड्रोजन, ठीक है, C6H6, ठीक। नाउ इसकी खासियत है कि ये इट अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करता है। मतलब जब भी हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो वहां पे क्या होता है? हाइड्रोजन इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय सम सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब अगर मैं पहला सब्स्टिट्यूएंट इसके ऊपर डालने की कोशिश करूं तो उसके लिए हर एक पोजीशन, हर एक कार्बन एटम एक जैसा है, वो किसी भी कार्बन एटम में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आ सकता है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर अगर मैंने पहली सब्स्टिट्यूशन की, ठीक, तो पहला सब्स्टिट्यूशन फॉर एग्जांपल एक्स से मैंने सब्स्टिट्यूशन की, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, दिस इज माई सब्स्टिट्यूएंट, ठीक। तो ये सब्स्टिट्यूएंट यहां पे भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी आ सकता है, ठीक है ना। सो ये पहला सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं इसी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के ऊपर एक और सब्स्टिट्यूशन करूं, अगर मैं इस सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के ऊपर एक और सब्स्टिट्यूशन करूं ना, जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल या इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट आएगा वो या तो इस कार्बन पे लग सकता है, या इस कार्बन पे, या इस कार्बन पे, या इस कार्बन पे, या इस कार्बन पे, ठीक है। अब हमें यहां पे याद रखना है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो सब्स्टिट्यूएंट है वो इस कार्बन पे है, ठीक, और
जिस कार्बन के ऊपर पहला सब्स्टिट्यूएंट एक सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक, उस कार्बन के साथ वाले कार्बन एटम्स, मतलब ये कार्बन एटम और ये वाला कार्बन एटम, ठीक, मैं यहां पे अलग से दिखा रहा हूं। So this is our बेंजीन मॉलिक्यूल, ठीक, इस बेंजीन में एक सब्स्टिट्यूएंट यहां पे है, ठीक है। अब इस सब्स्टिट्यूएंट इस कार्बन एटम पे जिसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगा है, ठीक, उस कार्बन एटम के साथ जो कार्बन एटम्स लगे हैं, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ठीक, इन पोजीशंस को, इस पोजीशन को और इस पोजीशन को, ठीक, इन पोजीशंस को हम नाम देते हैं ऑर्थो पोजीशंस। ऑर्थो पोजीशंस, ठीक। ऑर्थो पोजीशन क्या होती है? बेंजीन रिंग के ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है, जिस कार्बन पे वो होता है, उस कार्बन के साथ वाले कार्बन एटम्स, उन पोजीशंस को हम ऑर्थो पोजीशंस नाम देते हैं, ठीक। और इसी तरीके से जो ऑर्थो पोजीशन के साथ लगे होते हैं कार्बन, मतलब ये ऑर्थो पोजीशन है, इसके साथ ये वाला कार्बन, ये ऑर्थो पोजीशन है, इसके साथ ये वाला कार्बन, यहां पे मैं दिखा रहा हूं अलग से। This is our X, this is ortho and this is ortho। ये ऑर्थो पोजीशन है, ये भी ऑर्थो पोजीशन है, ठीक। अब ऑर्थो पोजीशन के साथ वाला पोजीशन दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। तो मैं इनको अब नेग्लेक्ट कर रहा हूं ताकि हमें समझ में आ जाए, ठीक। ये पोजीशन और ये पोजीशन, इस पोजीशन को हम नाम देते हैं मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन, ठीक है। और मेटा पोजीशन के साथ जो पोजीशन होती है उसको हम नाम देते हैं ये वाली पोजीशन, इस पोजीशन को हम नाम देते हैं पैरा पोजीशन, पैरा पोजीशन। सो बेंजीन रिंग के ऊपर, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग के ऊपर तीन तरह के अरेंजमेंट्स, तीन तरह की पोजीशंस अवेलेबल होती है, ठीक। क्या क्या? नंबर वन ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन एंड पैरा पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन किसको कहते हैं? जिस कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है उसके साथ वाले कार्बन, तो दो ऑर्थो पोजीशंस होंगी। ऑर्थो पोजीशंस के साथ वाले कार्बन एटम्स उनको मेटा पोजीशंस कहते हैं, और मेटा पोजीशन के साथ वाला कार्बन उसको पैरा पोजीशन कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ओवरऑल में बेंजीन बनाऊं, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, दिस इज द सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, दिस पोजीशन इज ऑर्थो, this position is ortho, this position is meta, this position is meta and this position is para, ठीक है, para position, ठीक। अब हम dipole moment of derivatives of benzene, substituted benzene के मॉलिक्यूल्स के बारे में, उनके डाइपोल मोमेंट के ऊपर बात करेंगे, जिसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पहला एग्जांपल दे रहा हूं, डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन। नाम से ही पता चल रहा है बेंजीन के ऊपर दो क्लोरीन एटम्स, ठीक है ना। अब वो दो क्लोरीन एटम्स कहां कहां पे हो सकते हैं? वो दो क्लोरीन एटम्स हो सकते हैं ना, लाइक दिस, इफ दिस इज बेंजीन, एक क्लोरीन यहां पे और एक क्लोरीन इसके बगल में, या यहां पे या यहां पे, एक ही बात है, ठीक। दूसरा ये भी पॉसिबल है, दिस इज अगेन प्रोबेबल, लाइक दिस, ठीक। अनदर इज प्रोबेबल, इधर और इधर, ठीक है। नाउ यू विल कॉल दिस एज ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन, दिस एज मेटाडाइक्लोरोबेंजीन, दिस एज पैराडाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। नाउ आई विल कॉल दिस एज ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक। इसको हम नाम देंगे मेटाडाइक्लोरोबेंजीन और इसको नाम देंगे पैराडाइक्लोरोबेंजीन, ठीक। आई विल कॉल दिस एज ए, दिस एज बी एंड दिस एज सी, ठीक। अब हमें इनके बारे में कमेंट करना है कि इनमें से पोलर कौन है, नॉन पोलर कौन है, ठीक। तो अगर उनमें से कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हमें दिख रहे हैं, उनमें भी हम देख सकते हैं कि कौन ज्यादा पोलर होगा, कौन कम पोलर होगा, ठीक है। तो शाबाश। सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे आपके सामने है कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड, कार्बन और क्लोरीन, ठीक। आपको पता है कार्बन और क्लोरीन में से क्लोरीन
ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो दिस पोर्शन विल बी डेल्टा नेगेटिव, दिस पोर्शन विल बी डेल्टा पॉजिटिव, तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर होगा ऐसे, ठीक। सिमिलरली यहां पे भी बिल्कुल क्या होगा, कार्बन टू क्लोरीन डाइपोल मोमेंट वेक्टर होगा, ठीक। इसी तरीके से यहां पे भी बिल्कुल कार्बन टू क्लोरीन डाइपोल मोमेंट वेक्टर, यहां पे ये वेक्टर, ठीक, लाइक दिस। यहां पे भी बिल्कुल ऐसे ही ये और ये, ठीक है। अब चूंकि हमने ऑलरेडी बताया हुआ था कि एक मॉलिक्यूल के अंदर ओवरऑल पोलैरिटी डिसाइड होती है वेक्टर सम ऑफ द डाइपोल मोमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल बॉन्ड्स, ठीक है। ये देख लीजिए आप, ये दो वेक्टर्स है, ये दो वेक्टर्स है, ये दो वेक्टर्स है, ठीक है ना। अब इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, वो इनके वेक्टर रेजोल्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा, वेक्टर सम के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक। और आपने फिजिक्स में भी ऑलरेडी पढ़ा होगा कि वेक्टर सम कैसे निकालते हैं हम। वेक्टर सम किसके बराबर होता है, रिजल्टेंट वेक्टर किसके बराबर होता है, यू रिमेंबर दैट म्यू आर, म्यू रिजल्टेंट किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू ए स्क्वायर प्लस म्यू बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस म्यू ए म्यू बी कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, ठीक, कॉस ऑफ थीटा। सो दैट मीन्स आपको पता है दो वेक्टर्स है, फॉर एग्जांपल ये वेक्टर 1 है, ठीक, और ये वेक्टर सेकंड है। इन दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं किससे, म्यू आर से, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू ए स्क्वायर, मींस इफ दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, वेक्टर ए का म्यू प्लस वेक्टर बी का म्यू, म्यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस म्यू ए म्यू बी कॉस ऑफ थीटा, ठीक है ना। नाउ अगर फॉर एग्जांपल थीटा का वैल्यू दो वेक्टर्स के दरमियान 0 है, ठीक, दैट मींस एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, दूसरा वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। इफ थीटा इज इक्वल टू 0, कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ 0, कॉस ऑफ 0 आपको पता है किसके बराबर होता है, कॉस ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, ठीक, कॉस ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। अगर कॉस ऑफ 0 1 के बराबर है, दैट मींस कॉस 0 किसके बराबर हो गया, 1, सो ये किसके बराबर बन गया, ट्वाइस म्यू ए म्यू बी, ठीक। नाउ इफ यू लुक एट दिस वन, इसका ओवरऑल आंसर क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ म्यू ए स्क्वायर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक। नाउ अगर आप इसको फर्दर कंप्रेस करें, म्यू ए स्क्वायर प्लस म्यू बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस म्यू ए म्यू बी, ठीक, मैं इसको बोल सकता हूं ना, इट कैन बी इक्वल टू, आई कैन टेक इट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ म्यू ए प्लस म्यू बी होल स्क्वायर, ठीक, म्यू ए प्लस म्यू बी होल स्क्वायर, that will be equal to mu a square plus mu b square plus twice mu a mu b, that means जो कि जनरल फॉर्मूला है a plus b whole square is equal to a square plus b square plus twice ab, ठीक है ना। so this square and root will get cancelled, our resultant mu और किसके बराबर होगा, mu a plus mu b, mu a plus mu b, ठीक है। इसी तरीके से अगर अगर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री है, थीटा का वैल्यू 180 डिग्री है, दैट मींस एक वेक्टर यहां, दूसरा वेक्टर इधर जा रहा है, ठीक है। तो कॉस ऑफ थीटा किसके बराबर होगा, कॉस ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ 180, कॉस ऑफ 180 किसके बराबर होता है, कॉस ऑफ 180 बराबर होता है -1 के, ठीक। सो दैट मींस उस सूरत में कॉस थीटा का वैल्यू क्या बन जाएगा, -1, सो दैट मींस ये बन जाएगा म्यू ए स्क्वायर प्लस म्यू बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस म्यू ए म्यू बी, ठीक है। और आई कैन से दैट इट विल बी इक्वल टू म्यू ए माइनस म्यू बी होल स्क्वायर, और अंडर दिस कंडीशन म्यू आर विल बी इक्वल टू म्यू ए माइनस म्यू बी, दैट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 0 अगर दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। दैट मीन्स इस डिस्कशन से हमारे सामने ये चीज आई कि अगर म्यू का वैल्यू 0 है तो रिजल्टेंट वेक्टर सम अप हो जाएंगे, और अगर म्यू का वैल्यू अगर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री है तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है ना। सो दैट मीन्स ओवरऑल ये नतीजा हुआ कि जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक, रिजल्टेंट वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक। सो पूरे ओवरऑल इस डिस्कशन में से हमें ये चीज निकली कि जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ेगा म्यू रिजल्टेंट जो है
वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, सो दैट मीन्स थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थीटा। बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट डिक्रीज होता जाएगा। ठीक, सो कंक्लूजन ये निकला कि थीटा का वैल्यू जितना बढ़ेगा, दो वेक्टर्स के दरमियान जितना एंगल बढ़ेगा उतना उतना क्या होगा, उतना रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगा। ठीक है, अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट मैक्सिमम होगा, और अगर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री है रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, अगर दोनों डाइपोल वेक्टर्स जो है वो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। ठीक है ना, अगर हम इन तीन मॉलिक्यूल्स की तरफ देखें, ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि अगर आप इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखें नीचे, इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखें ऊपर, तो यहां पे थीटा जो है वो इस तरीके से है, एक रिजल्टेंट वेक्टर ऊपर, सॉरी एक वेक्टर ऊपर, दूसरा वेक्टर नीचे जा रहा है। ठीक, अगर आप इसकी तरफ देखें, इसमें एक वेक्टर इधर है, तो मैं अगर इस वेक्टर को ऐसे दिखाऊं, ठीक, दूसरा वेक्टर किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में, लाइक दिस। ठीक, तो आपको पता है कि अगर हमें रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स निकालना है, वी हैव टू ज्वाइन देम टेल टू टेल। ठीक है, इनको हमें टेल टू टेल ज्वाइन करना होगा, ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, और जरा देखिए किस एंगल पे, ये इधर है तो ये इधर है, तो दैट मींस लाइक दिस, इस एंगल पे, यही है ना ऑलमोस्ट एंगल। ठीक, अगर आप इनकी बात करें, एक ऊपर, ठीक, ये कैसे है, ये इस तरीके से जा रहा है, ऐसे जा रहा है ऊपर इस डायरेक्शन में। ठीक, सो इट इज लाइक दिस। नाउ अब आप खुद ही देख सकते हैं कि किसके दरमियान एंगल ज्यादा है, किन के दरमियान एंगल कम है। ठीक, अगर मैं इस एंगल की बात करूं, इस एंगल की बात करूं और इस एंगल की बात करूं, ठीक, सो ए से बी, बी से सी की तरफ जब मैं जाता हूं, what happens to the angle? What happens to the angle? Angle increases. If the angle increases between the vectors, what will happen to the mu? What will happen to the mu? शाबाश, I'll say A का mu जो होगा वो ज्यादा होगा किससे, B से, B का mu ज्यादा होगा C से। फाइन, ठीक है, बट एट द सेम टाइम ये जो C मॉलिक्यूल है पैराडाइक्लोरोबेंजीन, इस पैराडाइक्लोरोबेंजीन का म्यू जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 0, बिकॉज यहां पे एंगल कितना है 180 डिग्री, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इन दोनों का नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा वो कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा केस होगा डाइमीथाइल बेंजीन। डाइमीथाइल बेंजीन, सो नाम से ही पता चलता है डाइमीथाइल बेंजीन मतलब दो मिथाइल ग्रुप्स लगे होंगे बेंजीन के ऊपर। ठीक है, सो यहां पे भी कितनी प्रोबेबिलिटीज होंगी, 3 प्रोबेबिलिटीज होंगी। या तो हमारे पास होगा ये एक मिथाइल इधर, दूसरा मिथाइल इधर, इसको क्या नाम देंगे, ऑर्थोमिथाइल बेंजीन, ऑर्थो डाइमीथाइल बेंजीन। ठीक, या फिर ऐसे हो सकता है एक मिथाइल इधर, दूसरा मिथाइल इधर होगा। ठीक, इसको बोलेंगे मेटाडाइमिथाइल बेंजीन, या फिर ऐसे होगा, CH3 पैराडाइमिथाइल बेंजीन। ठीक है ना, डाइमिथाइल बेंजीन का एक और नाम भी है, वी ऑल्सो कॉल इट एज जाइलीन। इसका एक और नाम भी है जाइलीन, सो यू कैन कॉल दिस एज ऑर्थोजाइलीन, दिस एज मेटाजाइलीन एंड दिस एज पैराजाइलीन। ठीक, कई बार आपको स्ट्रक्चर नहीं दिया गया होगा, आपको सिंपली बोला गया होगा ऑर्थो, मेटा और पैराजाइलीन में से इनका डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर बताइए क्या होगा। ठीक है ना, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज हम बोलने वाले हैं वो ये कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, वो क्या होता है वो आप उधर ही देख लेंगे अच्छे से। यहां पे आप सिर्फ एक चीज याद रखेंगे, वो ये कि जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, ठीक है ना, जितने भी अल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने साथ वाले कार्बन की तरफ
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं, ठीक है ना। और जो ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन्स अब आगे पुश करेगा नेक्स्ट वाले कार्बन एटम की तरफ, उन ग्रुप्स को हम बोलते हैं प्लस आई ग्रुप्स, ठीक है ना। अब ये सिंपली आप याद रखेंगे कि अल्काइल ग्रुप्स क्या करते हैं, वो अपने बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे की तरफ पुश करते हैं, ठीक है। सो अगर मैं इस CH3 की बात करूं, ये CH3 बॉन्ड बना रहा है ना इस कार्बन के साथ, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन की तरफ पुश करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन की तरफ पुश करेगा, ठीक। तो जब इसने इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन की तरफ पुश किए, व्हाट विल हैपन टू दिस कार्बन, इट विल बिकम electron rich, and what will happen to this carbon, it will become electron deficient. That means this portion will act as delta negative, this will act as delta positive. Same will be here, delta positive and delta negative. So what will be the dipole moment vector, dipole moment vector will be like this, dipole moment vector will be like this, ठीक। इसी तरीके से यहां पे भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, CH3 to carbon, 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 ठीक है। अब आपको अगर देखना है कि इनका अरेंजमेंट क्या होगा, डायपोल मोमेंट वेक्टर्स का या रिजल्टेंट वेक्टर्स का अरेंजमेंट क्या होगा, ठीक। तो आप खुद कर सकते हैं। देखिए यहां पे ये वाला वेक्टर किधर जा रहा है, नीचे ऐसे, दिस वन, और ये कहां जा रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक। सो दैट मीन्स ऐसे, इस तरह से डायगोनली लाइक दिस, ऐसे जा रहा है, फाइन। अगर मैं इसकी बात करूं, ये वाला किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, और ये वाला वेक्टर किधर जा रहा है, ऊपर। जरा देख लीजिए, इस पोजीशन में जा रहा है, ऐसे, ठीक है ना। सो दैट मीन्स इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। और यहां पे देख लीजिए, एक नीचे एक ऊपर, सो इट विल बी लाइक दिस, एक नीचे और एक ऊपर। यहां पे एंगल 180, ठीक, यहां पे एंगल और यहां पे एंगल, ठीक है। जरा देख लीजिए आप, इसका एंगल कम है, इसका एंगल ज्यादा है, इसका एंगल 180 है। तो पहली बात ये कि पैराजाइलिन जो होगा इसका म्यू 0 के बराबर होगा, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, और ये दो जो है ये पोलर होंगे। क्यों पोलर होंगे, क्योंकि इनके डाइपोल मोमेंट वेक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, देयर विल बी सम वैल्यू ऑफ द डाइपोल मोमेंट, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब अगर मैं इसको A कहूं, इसको B कहूं और इसको C कहूं, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द डाइपोल मोमेंट्स, शाबाश, A का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा B से, B का ज्यादा होगा C से। और अगर C की बात करें तो C का डाइपोल मोमेंट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 0, दैट मींस द मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर, ठीक। इसी तरीके से we can have another example. शाबाश, एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें, दैट विल बी क्लोरोमीथाइल बेंजीन, क्लोरोमीथाइल बेंजीन, क्लोरोमीथाइल बेंजीन, या इसका एक और नाम भी है, यू कैन कॉल इट एज क्लोरोटोलुइन, 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 ठीक। बेंजीन के ऊपर जब मिथाइल ग्रुप होता है इसको हम टोलुइन कहते हैं, अगर एक और मिथाइल ग्रुप होगा तो जाइलीन कहते हैं। अब यहां पे हमने बोला मिथाइल के साथ साथ कौन सा ग्रुप है, क्लोरीन, तो यू कैन कॉल इट एज क्लोरोटोलुइन और क्लोरोमिथाइल बेंजीन, ठीक। सो अगेन देयर विल बी 3 प्रोबेबिलिटीज, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, वी कैन हैव मेटाक्लोरोटोलुइन, we can have parachlorotoluene. Now हमें इनके बारे में कमेंट करना है, ठीक। सो व्हाट वी विल डू, CH3 टू कार्बन, हमें बताया कि CH3 it will be electron deficient, so the dipole moment vector will be like this. यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन में से क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, dipole moment vector will be here. So again like this, like this, fine, ठीक। Now जरा इनके एंगल्स आप ट्राई करने की कोशिश करें। ये देख लीजिए, ये नीचे जा रहा है ऊपर वाला वेक्टर, दिस वन इट्स कमिंग डाउन, ठीक, और ये ऐसे लाइक दिस,
ऐसे जा रहा है, ठीक है। सो इट विल बी लाइक दिस, ठीक, ठीक है, फाइन। अगर हम इसकी बात करें, ये नीचे जा रहा है और ये जरा देख लीजिए, ये ऐसे आ रहा है डाउनवर्ड्स, ठीक, ऐसे डाउनवर्ड्स आ रहा है, सो दैट मीन्स लाइक दिस, फाइन, ठीक। और ये देख लीजिए, ये भी नीचे, ये भी नीचे, यहां पे एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। इसका थीटा अगर हम बताएं, लेट्स से इसका थीटा जो होगा दैट विल बी से 30 डिग्री, और इसका थीटा जो होगा दैट विल बी मोर देन 90 डिग्री, लेट्स से 100 डिग्री फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। या मुझे थीटास को दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे इनको देख के ही पता चल रहा है कि एंगल किसका कम है, किसका ज्यादा है। तो इसका एंगल सबसे कम है, इसका एंगल उससे ज्यादा है, इसका एंगल उससे ज्यादा है, ठीक। सो व्हाट विल बी द अरेंजमेंट ऑफ द, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द डाइपोल मोमेंट्स, इट विल बी ए, बी एंड सी। सो इट विल बी सी ज्यादा बी से, बी का ज्यादा ए से। क्या ये वाला मॉलिक्यूल पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा? ये भी पोलर होगा, ये भी पोलर होगा, ये भी पोलर होगा, फाइन, ठीक है। मत करो, ये तालियां मत बजाओ, ये आता है ना इसमें वीडियो में सारा। सट करना जोर। नेक्स्ट हमारा होगा केस जिसको हम बोलेंगे डबल डाइपोल मोमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है डबल डाइपोल मोमेंट। क्या मतलब डबल डाइपोल मोमेंट का? We'll take two cases to make it explain. Say we have this species. What is this? This is benzene. बेंजीन के ऊपर CN साइनाइड ग्रुप और इधर भी साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। सिमिलरली वी हैव अनदर वन, ये फिर से जाइलीन, यहां पे OH ग्रुप, यहां पे OH ग्रुप, ठीक, क्लियर। नाउ अगर हम इन मॉलिक्यूल्स की तरफ देखें, इनमें दो तरह के बॉन्ड्स हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं, इस स्पीशीज को ओपन करके लिखूं, CN ऐसे होगा, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड N लाइक दिस, फाइन, C ट्रिपल बॉन्ड N, क्लियर है यहां तक, ठीक है ना। देखिए अब मैंने इस CN को ऊपर ही क्यों दिखाया, मैंने इस CN को ऐसे क्यों नहीं दिखाया, ऐसे एट दिस एंगल क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि अगर आप इस कार्बन को गौर से देखें तो आपको समझ में खुद ही आ जाएगा कि इस कार्बन का स्टीरिक नंबर कितना है। इस कार्बन का स्टीरिक नंबर कितना है? एक बॉन्ड यहां से और एक बॉन्ड यहां से बनाया है। पाई बॉन्ड का स्टीरिक नंबर हम एक ही मानते हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं, ये एक ही बॉन्ड कंसिडर किया जाएगा। स्टीरिक नंबर 2, और अगर स्टीरिक नंबर 2 होता है तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp हाइब्रिडाइजेशन, और जब sp हाइब्रिडाइजेशन होती है तो अरेंजमेंट क्या होता है? लीनियर। दैट मींस एक बॉन्ड इधर अगर होगा तो दूसरा बॉन्ड उसके अपोजिट होगा, ठीक है ना। एक बॉन्ड इधर है तो दूसरा बॉन्ड यहां नहीं हो सकता, समझ रहे हैं आप, ठीक। सिमिलरली इसके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, ठीक है ना। अब देख लीजिए यहां पे कि ये कार्बन एटम जो है, दिस कार्बन एटम, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp, ठीक। तो अगर आप देखें यहां पे कार्बन और नाइट्रोजन में से, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। दैट मींस इसका डायपोल मोमेंट इधर होगा और इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट ऐसे होगा नीचे, लाइक दिस, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, इसका म्यू जो होगा दैट विल बी 0, इसका म्यू 0 होगा, ठीक। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स की तरफ हम बढ़ते हैं। सिस ट्रांस आइसोमर्स के डायपोल मोमेंट के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। सिस ट्रांस आइसोमर्स किनको कहते हैं? हम सिंपली हम याद रखेंगे कि जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होंगे जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड लगा है, ठीक है, तो उनके अंदर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल
अगर मैं दिखाऊं कि कार्बन कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया है, अब जाहिर सी बात है इस कार्बन को भी दो बॉन्ड्स बनाने हैं, इस कार्बन को भी दो बॉन्ड्स बनाने हैं, ठीक है। अगर इसके ऊपर ग्रुप लगा है ए और बी, ठीक, इसके ऊपर भी ग्रुप लगा है ए और बी, ठीक है। अब इन दो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जिन्होंने बनाया है, इनके ऊपर दो सिमिलर एटम्स हैं, ए और ए, बी और बी, या फिर अगर ऐसी सिचुएशन हो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ए बी ए डी, ठीक। कार्बन कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया है, इस पे एटम ए है और एटम बी है, इस पे एटम ए है और एटम डी है, मतलब दो सिमिलर एटम्स है, दो एडजेसेंट कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड एटम्स के ऊपर। यहां पे भी दो सिमिलर है और यहां पे इनके अलावा ये दो एटम्स भी सिमिलर है, या तो ऐसी सिचुएशन हो या फिर ऐसी सिचुएशन हो। इन दोनों सूरतों में इस मॉलिक्यूल के पास भी दो तरह के पॉसिबल अरेंजमेंट्स होते हैं, इस मॉलिक्यूल के पास भी दो तरह के पॉसिबल अरेंजमेंट्स होते हैं, ठीक। क्या मतलब, अगर मैंने ये कंपाउंड ऐसे दिखाया, एक और तरीका है ना, मैं इस कंपाउंड को ऐसे भी दिखा सकता हूं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस पे इस वाले कार्बन पे कौन सा एटम है, ए और बी, ठीक। इस वाले भी कार्बन के ऊपर भी कौन सा एटम्स है, ए और बी। अब मैं बी यहां पे रख रहा हूं, ए यहां पे रख रहा हूं, देखिए मैं इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं कर रहा हूं, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी भी यही है, C2A2 B2, इस वक्त भी C2A2 B2, ठीक है। और इनके जो लिंकेजेस है, उन लिंकेजेस को भी मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, मतलब इस कार्बन ने ए और बी के साथ बॉन्ड बनाया है, इसने भी ए और बी के साथ बॉन्ड बनाया है, यहां पे भी इस कार्बन ने ए और बी के साथ बॉन्ड बनाया है, इस कार्बन ने भी ए और बी के साथ बॉन्ड बनाया है। लेकिन इन दोनों में अब डिफरेंस किस चीज की है, अब आप खुद देख सकते हैं, इन दोनों में इस वाले केस में ये जो सिमिलर एटम्स है, ठीक, ए और ए या बी और बी, these two similar atoms are lying on the same side of the carbon carbon double bond। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इसके इस साइड में, इस पे भी ए है, इस पे भी ए है, इस पे भी बी है, इस पे भी बी है, ठीक है ना। लेकिन इस वाले केस में आप देख लीजिए, ए इधर, दूसरा ए इधर, बी इधर, दूसरा बी इधर, ठीक है ना। दैट मीन्स यहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इस साइड पे ए है और उसके अपोजिट में, इस ए के अपोजिट में ए है, बी के अपोजिट में बी है, ठीक है ना। तो जब भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा और उसमें अगर सिमिलर एटम्स एक ही साइड पे होंगे, उस तरह के आइसोमर को हम, उस तरह के कंपाउंड को, उस तरह के अरेंजमेंट को हम नाम देते हैं सिस अरेंजमेंट, ठीक है। और अगर दो सिमिलर एटम्स अपोजिट एंड्स पे है, इसको हम नाम देते हैं ट्रांस आइसोमर, सिस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर। सिमिलरली अगर मैं यहां पे दिखाऊं, यहां पे भी है ना दो सिमिलर एटम्स ऑन द सेम साइड, देयर इज अनदर प्रोबेबिलिटी, इट कैन बी लाइक दिस, ए हियर, यहां पे डी, यहां पे बी। नाउ ए और ए कहां आ रहे हैं, अपोजिट साइड्स पे आ रहे हैं, ठीक है ना। यू विल कॉल दिस आइसोमर एज सिस एंड दिस एज ट्रांस, ठीक। अब सिंपली सिस ट्रांस आइसोमर्स किनको कहते हैं, जब भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा और अगर उस सूरत में दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स के ऊपर दो सिमिलर एटम्स एक ही साइड पे है, उसको सिस बोलेंगे, अगर अपोजिट साइड्स पे है तो उसको ट्रांस बोलेंगे, ठीक है ना। नाउ अब यहां पे हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं और उनके डायपोल मोमेंट्स के बारे में हम कमेंट करते हैं। मिसाल के तौर पर, इफ आई राइट दिस कंपाउंड C डबल बॉन्ड C HCl HCl, पहली बात तो ये, क्या ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा, यस, सिमिलर एटम्स ऑन द सेम साइड, दिस रिप्रेजेंट्स ए सिस आइसोमर। एंड इसका ट्रांस आइसोमर कैसा होगा, इसका ट्रांस आइसोमर होगा C डबल बॉन्ड C H एंड H ऑपोजिट, Cl एंड Cl ऑपोजिट, ठीक है। अब हमें इनके बारे में बात करनी है, इनके डायपोल मोमेंट्स के रिलेटेड बात करनी है, ठीक। तो जाहिर सी बात है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हमने बताया हुआ है कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होती है, ये बॉन्ड प्रैक्टिकली नॉन पोलर होता है, दिस इज अगेन ए नॉन पोलर बॉन्ड, ठीक। व्हाट अबाउट दिस बॉन्ड, कार्बन क्लोरीन, कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो डायपोल मोमेंट वेक्टर विल बी लाइक दिस, डायपोल मोमेंट वेक्टर विल बी लाइक दिस, ठीक है। नाउ सिमिलरली यहां पे भी क्या होगा, ये इधर और ये इधर, फाइन, क्लियर, ठीक है ना। नाउ अगर आप देखें यहां पे ये और ये
they are making some angle but not 180 degree, so that means इनका म्यू नेट जीरो नहीं होगा, वो एक दूसरे को 100% कैंसिल नहीं करेंगे. सो दैट मीन्स दिस मॉलिक्यूल सिस आइसोमर इज गोइंग टू बी पोलर. व्हाट अबाउट द ट्रांस वन? ट्रांस के बारे में अगर आप देखें तो ये इधर जा रहा है, ये इसके अपोजिट जा रहा है. ट्रांस आइसोमर के लिए म्यू का वैल्यू जीरो होगा. दिस विल बी ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल. फाइन, ठीक है ना. मगर अब इस चीज को जनरलाइज करना कि सिस हमेशा पोलर होगा और ट्रांस हमेशा नॉन पोलर होगा, ये सही नहीं है. ठीक है ना. अगर सिमिलर एटम्स है, अगर सिमिलर एटम्स है, देखिए सिमिलर एटम्स है, यहां पे Cl Cl ट्रांस सिस, यहां पे Cl Cl ट्रांस, ठीक है ना, और HH सिस HH ट्रांस, ठीक है ना. तब जाके उस वक्त क्या होगा, सिस पोलर होगा और ट्रांस नॉन पोलर होगा. लेकिन अगर डिफरेंट एटम्स लगे हुए हैं, डिफरेंट एटम्स, मिसाल के तौर पर अगर मैं ऐसे दिखाऊं इधर ही, अगर डिफरेंट एटम्स लगे हैं जो हमने सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के लिए दूसरी कंडीशन लगाई है, मतलब लाइक दिस, इफ यू हैव ए कंपाउंड लाइक दिस HCl, फाइन, ठीक है, HCH3, यहां पे ये और ये बॉन्ड क्या है, नॉन पोलर बॉन्ड्स है. अब ये और ये बॉन्ड पोलर हो जाएगा, लेकिन चूंकि दो पोलर बॉन्ड्स क्या है, डिफरेंट है, उस वक्त स्टोरी कुछ डिफरेंट होगी. ठीक, तो इसका हाइड्रोजन्स की वजह से ये क्या बनेगा, सिस, और इसका ट्रांस कैसा होगा, C डबल बॉन्ड C H H CH3 एंड Cl. ठीक है, लाइक दिस. अब अगर हम उनके डायपोल मोमेंट्स के बारे में बात करें, ठीक है, जरा बता दीजिए. अब आप कार्बन क्लोरीन में डायपोल मोमेंट वेक्टर ऐसे होगा, यहां पे CH3 और C, अभी हमने बताया C विल बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की तरफ भेजेगा. ठीक है ना. यहां पे भी ऐसा ही होगा. नाउ हियर यू कैन फाइंड आउट, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, दैट मीन्स एक इधर और एक इधर, दे आर मेकिंग सम एंगल. व्हाट अबाउट दिस, एक इधर जा रहा है, दूसरा भी उधर ही जा रहा है. ठीक, इनके दरमियान 0 डिग्री, इनके दरमियान कुछ एंगल है. ठीक है ना. तो ये भी पोलर होगा, ये भी पोलर होगा, इसका भी म्यू नॉन जीरो होगा, इसका भी म्यू नॉन जीरो होगा. फाइन, ठीक है. अब अगर मैं कहूं सिस और ट्रांस में से ज्यादा पोलर कौन होगा, ऑब्वियसली ट्रांस में बॉन्ड एंगल कम है, सिस में ज्यादा है, तो यहां पे ट्रांस का डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा सिस से. इससे पहले वाले केस में क्या था, सिस का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता था ट्रांस से, और ट्रांस जो होता था उसका डायपोल मोमेंट 0 होता है. ठीक है, fine. Now let's discuss the dipole moments of some other molecules, important molecules. For example, we have NH3 versus this NF3, NH3 और NF3. Now NH3 का आपको पता है, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तीन हाइड्रोजन्स के साथ 3 बॉन्ड्स बनाएगा. ठीक, और एक लोन पेयर होगा. NF3 के साथ भी बिल्कुल यही मामला होगा, तीन फ्लोरीन्स के साथ बॉन्ड्स बनेंगे और एक लोन पेयर होगा. ठीक है. अब अगर हम देखें इनके डायपोल मोमेंट्स के कंपैरिजंस को हम देखें, इनके डायपोल मोमेंट्स को हम कंपेयर करें, सो व्हाट विल बी द डायपोल मोमेंट्स. ठीक, देखिए लोन पेयर का डायपोल मोमेंट ऐसे होगा, NH में से N इलेक्ट्रोनेगेटिव है, H इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, इट विल बी डेल्टा पॉजिटिव, दिस विल बी डेल्टा नेगेटिव. सो डायपोल मोमेंट वेक्टर्स ऐसे होंगे, लाइक दिस. ठीक, और यहां पे N और F, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डायपोल मोमेंट वेक्टर ऐसे होंगे, और लोन पेयर का डायपोल मोमेंट वेक्टर ऐसे होगा. ठीक है. अब आप क्लियरली देख सकते हैं इनके डायपोल मोमेंट वेक्टर सभी क्या है, एक ही डायरेक्शन में, और इनके 3
नीचे जा रहा है और एक ऊपर जा रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कैंसिलेशन होगी, इसका म्यू कम होगा, इसका म्यू ज्यादा होगा। दैट मीन्स NH3 का म्यू ज्यादा होगा एज कंपेयर टू NF3। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज दैट इन केस ऑफ NH3 the dipole moments of all the three NH bonds are augmenting the dipole moment vector of lone pair, and in case of NF3 the dipole moment vectors of NF bonds, they are in the opposite direction as compared to that of the direction of the dipole moment vector of lone pair of electrons. Fine, ठीक है। इसी तरीके से एक लास्ट एग्जांपल हम करते हैं, दैट इज PCl5 PCl3F2 and PCl2F3। पहले इनका आप स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, देन यू कैन कमेंट ऑन देयर डाइपोल मोमेंट्स। शाबाश जी। PCl5 पता है आपको, PCl5, PCl3F2, PCl2F3 तीनों का स्टीरिक नंबर 5 है, तीनों की ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ये आपका PCl5 ऐसे होगा, Cl 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 एंड Cl, ठीक। एंड यू नो दिस इज अ सिमेट्रिकल अरेंजमेंट, इसका म्यू क्या होगा? 0 होगा। Without any hesitation we can say they will cancel each other because it represents a symmetrical arrangement, ठीक। उसके बाद PCl3F2। अब PCl3F2 का स्ट्रक्चर अगर आपको पता है तब जाके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो देन यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। और फॉर्चुनेटली हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी बेंट्स रूल में कि जब भी दो डिफरेंट एटम्स होंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अरेंजमेंट में, द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल ऑलवेज ऑक्यूपाई which position? Axial position, and less electronegative elements will always occupy equatorial positions, ठीक। तो यहां पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। सो एक फ्लोरीन इधर, दूसरा फ्लोरीन इधर, बाकी बचे क्लोरीन्स। नाउ व्हाट विल बी द फेट? जरा देख लीजिए, ये हो गया इसका डायपोल मोमेंट वेक्टर, ये इसका और ये इसका। तो चूंकि ये तीन कहां पे लाइक कर रहे हैं? ऑन ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट। तो ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट में ये एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसल आउट कर लेंगे, ठीक है ना। अब इसके अपोजिट में ये है, इसका डायपोल मोमेंट वेक्टर नीचे, इसका डायपोल मोमेंट वेक्टर ऊपर, ये इसको कैंसिल कर देगा। इसका म्यू जो होगा दैट विल अगेन बी 0, दैट विल अगेन बी 0, ठीक। व्हाट अबाउट द लास्ट वन, PCl2F3। अब इसमें 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, तो व्हाट विल हैपन? एक पहला ही फ्लोरीन एक्शियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, दूसरा दूसरे एक्शियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। अब तीसरे फ्लोरीन के पास कोई चारा ही नहीं बचता है, वो इक्वेटोरियल पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। इसका डायपोल मोमेंट इसके डायपोल मोमेंट को कैंसिल कर देगा, वो समझ आ रहा है। इसका डायपोल मोमेंट इधर, इसका डायपोल मोमेंट इधर, इसका डायपोल मोमेंट इधर, ठीक है। और अब जरा आप देखिए, इनके डायपोल मोमेंट का जो रिजल्टेंट होगा, लेट्स से दैट इज फ्रॉम दिस डायरेक्शन, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड एक जैसा नहीं होगा। जब इनके मैग्नीट्यूड्स सेम नहीं होंगे, दिस डायपोल मोमेंट वेक्टर विल नॉट कैंसिल द डायपोल मोमेंट वेक्टर ऑफ PF बॉन्ड, ठीक। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वहां पे कुछ ना कुछ नेट डायपोल मोमेंट बचेगा, म्यू विल नॉट बी इक्वल टू 0। दैट मीन्स PCl2F3 molecule will be polar, but PCl2F3 molecule will be polar, but PCl3F2 molecule will be non-polar, as well as PCl5 it will again be non-polar, ठीक है। So we have discussed some important examples along with the applications in dipole moment, ठीक। So बाकी हम आने वाले वीडियोस में हम क्या करेंगे, विल बी कैरिंग आउट एक सेशन हम करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर्स के, ठीक है। थैंक यू।